हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो बाल को आ गया है डे नंबर 2। बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। देखो, इस वीडियो में आपको मात्र 20 मिनट के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर भी कराया जाएगा और साथ साथ में उसके 20 टॉप नॉच एमसीक्यू भी कराए जाएंगे जो सीयूईटी के एग्जाम के हिसाब से परफेक्ट है। मतलब ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए समय वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से शुरू करेंगे। पर शुरू करने से पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे मॉक टेस्ट को लेके नहीं बैठे हो तो यार नंबर नहीं आ पाएंगे। देखो, एडमिशन का मामला है, इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, जाके ले लेना। मॉक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं पहले चैप्टर की, उसके बाद उसके एमसीक्यू की। देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो प्रिंसिपल का मतलब होता है वो बेसिक जनरल गाइडलाइंस जो कि समझाई जाती है, जो बताई जाती है, ताकि आप बिजनेस को बहुत बेहतर तरीके से कर पाओ। याद रखें, जब भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात आती है तो ये क्या है सर? ये है जनरल गाइडलाइंस, जो क्या बताती है? फंडामेंटल ट्रुथ्स। ठीक है, ताकि ये मैनेजमेंट को या बिजनेस को क्या कर सके? गाइड कर सके, इनको यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी बता सके, यानी कि क्या हो सकता है इसके बारे में जानकारी दे सके। एमसीक्यू की तैयारी करते समय ये 4 पॉइंट आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने हैं, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में से इसी में से एमसीक्यू बनते हैं। बात करें इसके नेचर की तो भैया दुनिया में हर जगह अप्लाई किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में बने हैं तो भारत में ही अप्लाई होंगे। काम बांटने से आसान होता है, ये यहां पर भी है, अमेरिका में भी है, दुबई में भी लागू होगा। ये जनरल गाइडलाइंस है। देखो, यही चीज आ गई, यानी कि ये सिर्फ आपको बताती है कि भाई ऐसा कर सकते हैं, अब करना नहीं करना आपके ऊपर है, कैसे करना है वो भी आपके ऊपर है। ये ऐसी हवा में नहीं बनाई गई है, ये क्रिएट होती है बाय टू थिंग्स, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। यानी कि ये जो बनाए गए हैं प्रिंसिपल, ये हवा में किसी ने रूल ऑफ थंब के थ्रू नहीं बना दिए गए हैं, ये प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनाए गए हैं। बार बार देखा गया कि सेम कंडीशन में सेम पर टाइप का प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो सेम ही प्रकार का रिजल्ट आ रहा होता है। ये फ्लेक्सिबल है, और फ्लेक्सिबल वर्ड के साथ लिखिए नॉट रिजिड। ये रिजिड नहीं है, जबकि प्योर साइंस के प्रिंसिपल जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। वो कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं। 1 नंबर का सीयूटी में एमसीक्यू यहां से बन रहा है, लिख लो। मैंने कही 12वीं में बनेगा तो बनेगा, तो सीयूटी में बनेगा तो 100% बनेगा। मॉक टेस्ट में यही समझाता हूं मैं। ठीक है, मेनली बिहेवियर, ये ह्यूमन के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए मोटिवेशन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, कैसे काम करना है इसको रिलेटेड होते हैं, सैलरी से रिलेटेड होते हैं। ये बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे काम करते हैं, यानी कि प्रॉब्लम है तो समाधान क्या है। आप बहुत ज्यादा काम में फंस चुके हो तो समाधान है डिवीजन ऑफ वर्क, और इससे रिजल्ट क्या होगा? काम आसान हो जाएगा। तो इसका इफेक्ट क्या है ये बताते हैं प्रिंसिपल। ये साथ साथ कंटिंजेंट भी होते हैं। कंटिंजेंट मतलब सिचुएशन प्रिवेलिंग, लिखना इसको भी। सिचुएशन प्रिवेलिंग यानी सिचुएशन के हिसाब से इसकी इंप्लीमेंटेशन को हम बदल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी जरूरत क्यों है। ये नहीं होगा तो क्या होगा? देखो, इनकी जरूरत इसलिए है क्योंकि ये मैनेजमेंट को प्रैक्टिकल इंसाइट देते हैं, यानी कि मैनेजमेंट को बताते हैं कि तू इकलौता नहीं है जिसके साथ ये परेशानी है, हम भी थे जिसके साथ ये परेशानी थी, तो हमने ये अप्लाई करके सुधार करा है, तो तू भी कर ले। ठीक है, ये साथ साथ में एफिशिएंट यूज रिसोर्सेज का कैसे होता है ये बताते हैं। एफिशिएंट का मतलब मैंने कल समझाया था। एफिशिएंट को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूज केस भी चल जाएगा। ठीक है, ये साइंटिफिक डिसीजन पे काम करते हैं। याद रखना, एमसीक्यू आ सकता है। साइंटिफिक डिसीजन पे सारे के सारे प्रिंसिपल काम करते हैं। साइंटिफिक मतलब यही प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट पे काम करते हैं। इनकी अडेप्टेबिलिटी है, सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट हो सकते हैं, तो काफी ज्यादा फायदा है। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इसलिए है ताकि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बेहतर तरीके से फुलफिल कर पाओ। और ये मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ट्रेनिंग पे भी फोकस करते हैं। ये प्रिंसिपल, ये टेक्निक में एक है क्या? डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। याद आ गया किसका है? तो इसमें भी ये लोग फोकस कर रहे होते हैं, इसलिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बहुत ज्यादा जरूरी है। अब 2 व्यक्तियों की कहानी है जिन्होंने अलग अलग समय पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की कहानी को बताया था। ठीक है, अब उनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल आपसे नहीं पूछने वाले हैं। सिंपल पकड़े तो सबसे पहले आते हैं आपके हेनरी फेयोल बाबा। क्या है हेनरी फेयोल? ये थोड़ा अपर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे काम करते हैं, फैक्ट्री लेवल पे काम नहीं करते। ये थोड़ा ऊपर रह के काम करते हैं। जो टेलर थे ना अपने, जिसके आगे आएंगे, वो फैक्ट्री लेवल पे घुस के वर्कर्स के साथ काम करवा रहे होते हैं। फेयोल बाबा ने 14 प्रिंसिपल दिए हैं। वो 14 प्रिंसिपल सीक्वेंस से कभी याद नहीं होंगे। आपको क्या याद करना है, क्या समझना है? देखो, मैं आपको प्रिंसिपल का नाम बोलूंगा तो आपके दिमाग में उसका मतलब आ जाना चाहिए। सीयूटी में ऐसा ही एमसीक्यू आता है। बस क्या जो मैंने प्रिंसिपल बोला उसका मतलब आपके दिमाग में
आ जाना चाहिए। चेक करें, पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। क्या आता है दिमाग में? सर ये कहता है कि काम को बांट दो, बांट दोगे तो काम आसान हो जाएगा। हर एक व्यक्ति को उसके दिमाग के हिसाब से, उसकी नॉलेज एंड क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम दे दो। बस इतना तुम्हें ध्यान रखना है, आगे पीछे कुछ भी याद नहीं रखना है, कॉन्सिक्वेंसेज और ये वो सब अपने आप हो जाएगा। तुम एमसीक्यू की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें लिखना नहीं है पेपर में। दूसरा आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कहता है ये प्रिंसिपल? बहुत सिंपल सी बात कहता है, अथॉरिटी मस्ट बी मैच विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैच करनी चाहिए। जितनी अथॉरिटी मतलब ताकत, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। जितनी ताकत है उतनी ही जिम्मेदारी होनी चाहिए। तीसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है कमिटमेंट होना चाहिए भैया, और प्रॉपर सब चीजें एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि मैं एक ही जगह से ऑर्डर मिलना चाहिए, दो बॉस नहीं होने चाहिए, एक ही बॉस होना चाहिए। अगला प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये इसी का एक्सटेंशन माना जाता है कि वो जो एक बॉस है वो भी एक ही प्रकार के डायरेक्शन में काम करवाना चाहिए। ऐसा नहीं कभी वो बोल दे काम करो, सेल पे फोकस करो, 10 मिनट बाद आके बोले नहीं नहीं कॉस्ट बचाओ, 10 मिनट आके बोले बोले इन्वेंट्री इकट्ठी करो। तो अगर वो अलग अलग डायरेक्शन में जाने को बोलेगा तो हम फंस जाएंगे। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही डायरेक्शन होना कंपल्शन में आता है। अगला है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जो क्या कहता है? जो कहता है कि अगर इंडिविजुअल ये चाहता है तो तुम ऐसा जुगाड़ करो कि ऑर्गेनाइजेशन ये चाहे, यानी कि इंडिविजुअल अपना काम पूरा करेगा, ऑर्गेनाइजेशन का काम ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। एग्जांपल के रूप में अगर तुम्हें बताऊं तो मैंने कहा अगर अभी काम ज्यादा है, आप ज्यादा काम करोगे यानी कि 2-4 घंटे ओवरटाइम करोगे तो मैं आपको बोनस दूंगा। अब व्यक्ति को जिसको तनख्वाह अच्छी चाहिए, जिसको पैसे चाहिए, वो बोनस के लालच में काम करेगा, और जब वो बोनस पाने के लिए काम करेगा तो मेरा जो अभी ज्यादा वाला काम है वो भी पूरा हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी पूरा हो गया और पर्सनल गोल भी पूरा हो गया। अगर ऐसा रहेगा तो दोनों बढ़िया चल रहे होंगे। अगला है रिम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय, रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। जो कहता है कि भैया फेयर रिम्यूनरेशन देना। सही रिम्यूनरेशन दोगे तो सही काम चलेगा। आदमी आता है, पैसा कमाने आता है, अच्छा पैसा उसको दो, बढ़िया रहेगा। कल ही हमने सैलरी बढ़ा दी हमारे एम्प्लॉयज की। ठीक है, चलो अगला है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग ऑल। याद रखना, इसको लिखना अमंग ऑल। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में एक आदमी 2-3 लोगों को काम बांटता है। डिसेंट्रलाइजेशन में पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो हमारे फ्योल बाबा क्या कहते हैं कि मेन जो की एरियाज हैं उसमें सेंट्रलाइजेशन हो, बाकी सब जगह क्या हो? डिसेंट्रलाइजेशन हो। अगला है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। क्या कहता है भैया प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन? कहां करें? इसको मिटा देते हैं और प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन दिखाते हैं आपको क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन कहता है कि ऐसे फ्लो होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, और ये टॉप लेवल पे, फिर यहाँ 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 यहाँ। अगर यहाँ की इंफॉर्मेशन यहां तक जानी है तो वो यूं, और फिर यूं जाएगी जैसे पूरी ऑर्गेनाइजेशन को पता रहे। पर इन केस ऑफ इमरजेंसी एक पाथ बनाया गया है सेम लेवल पे, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक बोलते हैं। ये सेम लेवल पे ही चलता है बेटा। ठीक है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इसका मतलब होता है ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल, यानी हर चीज की एक जगह होना कंपलसरी है। जैसे आपके स्कूल में स्टाफ रूम में टीचर्स मिल जाते हैं, प्रिंसिपल कैबिन में प्रिंसिपल सर मिल जाते हैं, क्लास 12th कॉमर्स हाई राउंड चली गई, ठीक है, उसमें क्लास 12th कॉमर्स के बच्चे मिल जाते हैं। तो ये क्या है? ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जो कहता है इक्वल एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एवरीवन। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप जेंडर पे बाइस कर जाओ, ऐसा नहीं है कि आप अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बाइस कर जाओ कि भाई तो थोड़े ऊपर लेवल पे है तो तेरी गलतियां माफ है, थोड़े नीचे वाले की गलतियां माफ नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड लास्ट, तो थर्ड लास्ट प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। जो कहता है, क्या कहता है? याद आ गया? क्या कहता है मैं बताता हूं। जो कहता है कि व्यक्तियों के फ्रीक्वेंट ट्रांसफर मत कीजिए, व्यक्तियों के फ्रीक्वेंट ट्रांसफर मत कीजिए। आप किसी व्यक्ति को अगर किसी नौकरी पर रख रहे हैं तो उसको समय दीजिए, 1 महीना 2 महीना दीजिए, तो उसके बाद वो वहां सेटल होकर अच्छा आउटपुट दे पाएगा। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर विल लीड टू डीमोटिवेशन, डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर बोथ। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, मतलब लोगों की राय सुनिए, लोगों को बोलिए कि हाँ भाई एम्प्लॉइज बताओ क्या किया जा सकता है, और वो जो बताए अगर सही लगे तो उसको अप्लाई भी कीजिए और उनको रिकॉग्निशन भी दीजिए। इससे क्या होगा? वो करेक्ट फीडबैक भी दे पाएंगे और बेहतर तरीके से काम भी कर पाएंगे। अंतिम है स्पिरिट डी कॉप्स। स्पिरिट डी कॉप्स का मतलब होता है रिप्लेस आई विथ बी। इसको लिख लेना, क्या है? रिप्लेस आई विथ
बी, ठीक है जी, समझ में आ गया क्या? क्लियर हो गया? यानी कि टीम वर्क पे फोकस कीजिए। ये आपके फेयोल बाबा के सारे प्रिंसिपल हो गए। अब टेलर बाबा के आने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो बेटा। हमारा जो ये मॉक टेस्ट है ना, ये क्लियर कट सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। हर एक बच्चा जो एडमिशन लेना चाहता है इसमें आ जाना। अगर तुम सिर्फ डोमेन करना चाहते हो तो 499 में इको, अकाउंट, बिजनेस तीनों 10 मॉक टेस्ट ईच। मैं ज्यादा 30, 40, 50 नहीं दूंगा, 10 हर सब्जेक्ट के दूंगा, और वो काफी है तुमको पूरे नंबर दिलाने के लिए। और इसके साथ साथ टील ऑन इंडिया लाइव मॉक टेस्ट भी हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं 5 मई, 6 मई और 7 मई। तो जो इसके अंदर आएंगे उन सभी का एक साथ मॉक टेस्ट होगा। अगर आपको जनरल और इंग्लिश के भी लेने हैं तो 799, और अगर सिर्फ जनरल इंग्लिश के लेने हैं तो 349। सो सिंपल सी राय है, ले लेना। हिंदी में बोल रहा हूं। वैसे तो मुझे उम्मीद है जितने लोग यहां देख रहे हैं उतनों ने तो ले लिया है, बट जो रह गए हैं ले लेना। रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं, 2000 के ऊपर हम लोग नहीं आगे प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि कितने हो गए हैं, मैं तो बस बोल रहा हूं। अगर लिंक मिलता है नीचे तो ले लेना, नहीं मिलता है तो आई एम सॉरी। चलिए आगे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में फेयोल बाबा के बाद टेलर बाबा। ये है साइंटिफिक मैनेजमेंट के पिताजी। किसके? साइंटिफिक मैनेजमेंट के पिताजी। और ये जो है ये फ्लोर लेवल पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? फ्लोर लेवल पे। यानी कि ये जो है ये फैक्ट्री लेवल पे काम कर रहे होते हैं। याद रखना, बहुत काम आएगा एमसीक्यू के अंदर। ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के पिताजी है, इन्होंने प्रिंसिपल भी दिए हैं, इन्होंने टेक्निक भी दी। पहले इनके प्रिंसिपल देखते हैं। पहला प्रिंसिपल है साइंस कॉमा नॉट रूल ऑफ थंब। ये कहते हैं कि साइंस का इस्तेमाल करो, रूल ऑफ थंब का इस्तेमाल नहीं करना। रूल ऑफ थंब मतलब होता है बॉस सेंट्रिक रूल। यानी कि मैं अगर बॉस हूं, मैंने कहा ऐसे कर दो, भले ही वो गलत है पर मैंने कहा तो करना पड़ेगा। तो ये चीज मैनेजमेंट को नहीं करनी चाहिए, ये डुबाने वाला करते हैं। यहां पर साइंस लगाओ, साइंस मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लगाइए, ना कि किसी के कहने पे काम कीजिए। सब चीज अप्लाई करो, जो सही लगी है उसको प्रोसीड करो। नेक्स्ट है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। लड़ो मत, साथ में काम करो। हार्मोनी का मतलब ऐसी चीज जिससे किसी को हार्म को नहीं, वो कहलाता है हार्मोनी। मतलब लड़ाई झगड़ा मत करो यार, चुपचाप साथ मिलकर बढ़िया प्रेम भाव से काम करो, ये कहलाता है प्रिंसिपल। तीसरा प्रिंसिपल इसी का एक्सटेंशन कहलाता है, जो कहलाता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। एक्सटेंशन मतलब इसका आगे। अब भाई लड़के काम नहीं करो, चुपचाप प्रेम भाव से काम करो, पर अगर अलग अलग काम करोगे तो भी रहता है। तो लड़ो भी मत और टीम वर्क के साथ काम करो, यानी कि कॉपरेशन से काम करो, इंडिविजुअलिज्म अलग अलग मत काम करो। ठीक है, चौथा और आखिरी प्रिंसिपल जो इन्होंने दिया वो था डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनका विकास करते रहो, उनको एफिशिएंट बनाते रहो, ताकि वो और समृद्ध हो और गलतियां कम करें। वो बेहतर होंगे तो आपको ही फायदा पहुंचाएंगे और साथ साथ उनकी सैलरी भी बढ़ाते रहना। ठीक है, तो ये तो थे 4 प्रिंसिपल। अब भैया टेलर बाबा ने दे दिए 4, फेयोल बाबा के हो गए थे 14। तो टेलर को लगा कि यार ये तो ज्यादा हो गए, अपने तो बहुत कम रह गए। तो उन्होंने कहा चलो हम कुछ टेक्निक भी दे देते हैं। टेक्निक मतलब ऐसे जुगाड़ जिनका इस्तेमाल करके आप फैक्ट्री लेवल पे बेहतर काम कर सकते हो। कौन कौन सी टेक्निक है? सबसे पहली टेक्निक काफी ज्यादा पॉपुलर है, फंक्शनल फोरमैनशिप। इस टेक्निक के अंदर कहा गया कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को 2 टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट में 4 एक्सपर्ट बनाइए या 4 हेड बनाइए। प्रोडक्शन का पहला हेड होगा रूट क्लर्क, जिसको ये डिसाइड करेगा कि काम कैसे ऑर्डर में करना है। ठीक है, तो काम का ऑर्डर डिसाइड करता है ये रूट क्लर्क। दूसरा है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जो ये डिसाइड करता है कि कैसे काम होगा, यानी कि किस तरीके से होगा, तो इंस्ट्रक्शन देने का कार्य कर रहा होता है। ध्यान रखना, काम करने का इंस्ट्रक्शन लिखता है, खुद कराता नहीं है, क्योंकि ये प्लानिंग डिपार्टमेंट है। फैक्ट्री के अंदर काम नहीं कर रहा, ये बात प्लान कर रहे हैं बाहर बैठ के, तो वो बता रहा है कि मैं इंस्ट्रक्शन वगैरह बना दूंगा। तीसरा है टाइम एंड क्रॉस क्लर्क, जो बताता है कि कितना टाइम लगना चाहिए, कितना कॉस्ट लगना चाहिए उसको बनाने के अंदर। और चौथा होता है डिसिप्लिनेरियन, जो कि बेसिकली डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होगा इसको लेके प्लानिंग करता है। अब ये 4 लोग प्लानिंग कर रहे हैं और इनकी प्लानिंग के हिसाब से एग्जीक्यूशन होगा, जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करेगा। जिनमें पहला व्यक्ति आता है गैंग बॉस। इसका काम क्या होता है? टूल और मशीन की सेटिंग करना, कि टूल्स कैसे आएंगे, मशीन कैसे आएगी और कैसे काम होगा। अगला होता है स्पीड बॉस, जो बेसिकली काम टाइम पे हो रहा है या नहीं ये देखता है, इसने टाइम डिसाइड किया है, उसको चेक कर रहा है। नेक्स्ट है रिपेयर बॉस, जो ये देखता है कि मशीन सब चालू है और अगर कुछ खराब हो रही है तो उसकी मेंटेनेंस करने का कार्य भी करता है। और अंतिम आता है इंस्पेक्टर, जो बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल को चेक करता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले क्वालिटी चेक कौन करता है फंक्शनल फोरमैनशिप के हिसाब से, तो ये इंस्पेक्टर का काम हो रहा होता है। ठीक है, ऐसा एमसीक्यू आ सकता है। अब ये तो थी एक टेक्निक, ऐसी इन्होंने कई सारी टेक्निक और दी है। जो जो काम किए हैं वो सुनिए। पहला है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क।
स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब हर चीज का प्रॉपर स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी कि हर एक चीज का क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। जैसे ये पेन है, ये पेन एक कंपनी बना रही है, तो ऐसे अगर 10,000 पीस बना रही तो सब कुछ सेम होना चाहिए, जैसी क्वालिटी वगैरह इसकी है वैसी उसकी होनी चाहिए। सिंप्लीफिकेशन मतलब अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन को हटा दो। अगर आपका काम है टी शर्ट बनाना तो सिर्फ टी शर्ट बनाइए, पहले उसमें बेहतर होइए, फिर कुछ और बात के बारे में सोचेंगे। बहुत सारी वैरायटी मत रखो, जैसे मैकडी करता है, मैकडी ने 10-20 वैरायटी रखी है बस, इसके ऊपर कुछ नहीं। उससे ज्यादा वैरायटी आपको आपके पड़ोस के फास्ट फूड काउंटर में मिल जाएंगी। मैकडी ने बोला हम नहीं रख सकते क्या, पर हम नहीं रखेंगे क्योंकि हमें एसओपी बनानी है, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम अपने को बनाना है, जिसके थ्रू क्या होगा, हम बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। अगली चीज थी मेथड स्टडी। ये कहते हैं कि भैया किस तरीके से काम होगा, व्हाट इज द मेथड ऑफ डूइंग टास्क। ये रूल ऑफ थंब से डिसाइड मत करो, 3-4 मेथड देखिए और जो सबसे बेहतर है, कॉस्ट एफिशिएंट है, प्रॉफिट एक्सपेंड हो सकता है जिसमें, उस पर लगाइए। अगली थी मोशन स्टडी, जो कहती है अननेसेसरी अननेसेसरी मूवमेंट्स को हटा दीजिए। ठीक है, अननेसेसरी मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है, यानी कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जो यहां खड़ा है, पानी पीने के लिए हमें 1 फ्लोर नीचे जाना पड़ता है, तो पानी का पहले मन मनाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, वहां खड़े होंगे, फिर वहां से वापस आएंगे, फिर मन मनाएंगे, इतनी देर से समय खराब होगा, इससे बेहतर है पानी को यहीं रख दो। ठीक है, तो ये क्या है, अननेसेसरी मूवमेंट को हटाने का कार्य करते हैं। ये कहते हैं कि भैया जितने भी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है उनको हटा दीजिए, जो प्रोडक्टिव मूवमेंट है उसको रखिए, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है टाइम स्टडी, जो बताता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए क्या स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड टाइम पे काम कर रहा है वो एफिशिएंट है, जो नहीं कर पा रहा है वो इनएफिशिएंट है। अगला होता है फटीग स्टडी। फटीग मतलब थकान, थकान की स्टडी, यानी सिंपल भाषा में कब रेस्ट देना है, इसकी स्टडी, जो बताता है टाइम ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ रेस्ट इंटरवल, कि कब कैसे कितना आपको आराम मिलना चाहिए ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाए। और चौथा और मतलब चौथा क्या, आखिरी और अंतिम होता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम बनाइए जिसमें हर व्यक्ति को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पेमेंट कीजिए, व्यक्ति को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, एक बेहतर एफिशिएंट, एक नॉन एफिशिएंट। आपने कैटेगरी डिसाइड करी कि भाई एक दिन में 100 यूनिट से ज्यादा जो बनाएगा वो एफिशिएंट है, तो अगर कोई 100 यूनिट से ज्यादा, मान लो 101 यूनिट बना रहा है, तो उसको 10 रुपए यूनिट देंगे, यानी 1010 रुपए उसको देंगे। अगर कोई 100 से नीचे बना रहा है, मान लो 99, तो उसको 5 रुपए यूनिट देंगे, तो 9 पंजे 45, 4 45 और 4 495। तो इससे क्या होगा, हर व्यक्ति 100 से ऊपर आने की सोचेगा, क्योंकि पेमेंट डबल हो रही है, और ये काम आपको करना है, ये हमारे टेलर बाबा ने समझाया। ठीक है जी, और एक और होता है तुम्हारा मेंटल रिवॉल्यूशन, यानी कि वर्कर्स एंड मैनेजर एक दूसरे के प्रति सही भावना रखें, सही तरीके से काम करें। ठीक है जी, तो ये आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। अब इसके एमसीक्यू करने कितना समय लगा अपने को, 18 मिनट लग गए। चलो कोई बात नहीं, एमसीक्यू करते हैं। लेट्स गो फॉर द एमसीक्यू। बट बिफोर प्रोसीडिंग टू द एमसीक्यू, 20 एमसीक्यू है, 10 सिंपल है, 5 तुम्हारे टेढ़े मेढ़े हैं, और एक 5 एमसीक्यू का एक केस स्टडी है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, टेलर इज द फादर ऑफ, टेलर किसके पिताजी थे, अभी बात करी, टेलर इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर बाबा साइंटिफिक मैनेजमेंट के पिताजी कहलाते हैं। अगला सवाल पिछले साल के क्वेश्चन में पेपर में आया था, द टेक्निक दैट रिप्लेस रूल ऑफ थंब विद साइंटिफिक मेथड। ऐसी टेक्निक का नाम बताइए, ऐसे प्रिंसिपल, टेक्निक नहीं भाई प्रिंसिपल है ये, पिछली बार भी इन्होंने गड़बड़ की थी। ठीक है, ऐसे प्रिंसिपल का नाम बताइए जो रिप्लेस करता है रूल को, रूल ऑफ थंब को, यानी कि अब रूल ऑफ थंब नहीं चलेगा, तो वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब बाय टेलर बाबा। अगला, विच प्रिंसिपल ऑफ फेयर सजेस्ट दैट फेयरनेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, कि एम्प्लॉइज के साथ फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है, ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कहता है। ठीक है, ऐसे ही सवाल आते हैं आपके डायरेक्ट वाले, ठीक है, ज्यादा टेढ़े मेढ़े नहीं आते। चौथा सवाल, अकॉर्डिंग टू फेयोल, फेयोल बाबा के प्रिंसिपल, ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी विथ सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव, हर ग्रुप ऑफ एक्टिविटी जिसमें सेम ऑब्जेक्टिव, विथ सेम ऑब्जेक्टिव, उनके साथ क्या होना चाहिए, वन प्लान मैनी हेड, वन प्लान वन हेड, मल्टीपल हेड वन प्लान नन ऑफ द प्लान। ठीक है, नो नीड ऑफ प्लान, ये क्या है, ठीक है, तो वन प्लान वन हेड इज मैंडेटरी। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हाँ जी, द टेक्निक विच फिक्स द स्टैंडर्ड टाइम, सॉरी, द टेक्निक वेयर स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड टू परफॉर्म अ टास्क। इनमें से कौन सी टेक्निक थी जो कि स्टैंडर्ड टाइम को फिक्स करती है, तो सर बड़ा सिंपल है, तो टाइम स्टडी, ये भी सीयूटी का ही सवाल है बेटा। ठीक है, ये वही लेवल के सवाल है जो आते हैं, डरो मत। हाँ,
विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड व्हेन द वर्कर्स रिसीव ऑर्डर फ्रॉम मोर देन 2 सुपीरियर्स, या मोर देन 1 ही ले लो, 1 और 2। ठीक है, ठीक है, तो अगर 2 से ज्यादा सुपीरियर से आपको ऑर्डर मिल रहा है तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? 1 से ज्यादा से मिलेगा तो भी सेम प्रिंसिपल वायलेट होगा। ठीक है, तो कौन सा हो रहा है सर? यूनिटी ऑफ कमांड, जो कहता है कि एक ही से मिलना चाहिए। इसमें तो 2 या 2 से ज्यादा बोला, तो 1 से ज्यादा भी हो तो भी चल जाएगा। ठीक है, 7वां, हाँ जी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर वेरी डैश वेयर एज प्योर प्रिंसिपल, अच्छा, वेयर एज प्योर साइंस प्रिंसिपल आर रिजिड। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैसे होते हैं और प्योर साइंस के प्रिंसिपल रिजिड होते हैं? देखो अब इसके 2 आंसर हो रहे हैं, डिपेंडेंट तो नहीं होते, एब्सोल्यूट भी नहीं होते, ये 2 आंसर हो सकते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कंटिजेंट भी होते हैं और फ्लेक्सिबल भी होते हैं। अब ध्यान से समझना, इन्होंने बोला है प्योर प्रिंसिपल रिजिड होते हैं, मतलब फंसे हुए होते हैं, सेम टू सेम अप्लाई करने होते हैं। तो उसका अपोजिट जो है वो फ्लेक्सिबल ही है, वो कंटिजेंट वर्ड नहीं है उसका अपोजिट। रिजिड का अपोजिट फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका होगा फ्लेक्सिबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ टेलर? टेलर का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है? अच्छा कौन सा है, अच्छा सॉरी, मैं वही तो बोलूं, मैंने कहा तो सारे ही दिख रहे हैं। अच्छा कौन सा है टेलर का? तो भैया डिसिप्लिन टेलर का नहीं है, यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है, इक्विटी नहीं है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब इज द प्रिंसिपल ऑफ टेलर बाबा। अगला सवाल, विच स्टडी हेल्प इन रिड्यूसिंग अननेसेसरी मूवमेंट? कौन सी स्टडी अननेसेसरी मूवमेंट को हटाती है? टाइम, मेथड, मोशन, फटीग भैया मोशन स्टडी हटाती है। अगला सवाल, ओके, तो केस थोड़ा सा केस बेस दिया है शायद। The production manager observed that workers are becoming tired and losing efficiency by afternoon despite completing half the target. ये आ गया आंसर। ठीक है, तो इंश्योर कंटिन्यूस एफिशिएंसी विच साइंटिफिक टेक्निक शुड बी अप्लाइड? तो भाई टायर्डनेस, आराम, आलस, रेस्ट, इसकी बात की गई है, तो कौन सी टेक्निक के बारे में अपन ने बताया? तो सिंपल आंसर है सर फटीग स्टडी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल पकड़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 11। अब यहां से जो सवाल है वो आपके मैच द कॉलम टाइप है। ठीक है, तो क्या है? टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विद द की फीचर। ठीक है, तो यहाँ टेक्निक लिखी है या उसके फीचर लिखे हैं, आपको देखना है कौन सा सही है। तो पहले मैच करते हैं, देखो ये सी से मैच हो रहा है, तो 1 सी से, तो यानी कि ये गलत है, ये गलत है, ये हो सकता है और ये हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड भी दोनों में डी है, तो सेकंड भी डी हो गया, दोनों में डी है। ठीक है, अब बाकी दो किससे प्रिंसिपल है? फटीग स्टडी, रेस्ट इंटरवल अभी अपन ने पढ़ा, तो फोर्थ का ए, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। एक एक करके मैच करें, एलिमिनेट करें, आंसर आ गया। अगला, अब फेयोल बाबा के बताने आप, बताओ। डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशन, फर्स्ट का ए, ले हो गया आंसर, खत्म, छोड़ो, हो गया, हटो, बाकी सब में भी है, चाहो तो एक और चेक कर लो। सेकंड का भी कह रहा है, सेकंड का भी, एवरीथिंग इन प्रॉपर प्लेस। ठीक है, चलो, हो गया, यही द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। 13वां, अब देखो ये सवाल जब हमने पुट ऑन किया तो काफी अच्छा लगा हमें, और लगा कि हाँ ये तुम्हारे मार्क्स को डिफाइन करेगा। यहां पर क्या चीजें पहले समझना, मैच में फॉलोइंग करने हैं फेयोल एंड टेलर के बारे में। ठीक है, यानी कि ये टेलर भाई साहब की बात की गई है सबके एंड में, और ये जो है ये फेयोल बाबा की बात की गई है। तो ये बेस ऑफ कंपैरिजन है, उससे रिलेटेड एक एमसीक्यू आया है, तो वो हमने यहाँ पर पुट ऑन किया है। यानी कि अगर फॉर्मेशन की बात करें, बेस ऑफ फॉर्मेशन, तो इनमें से कौन सा है? पर्सपेक्टिव की बात करें तो कौन सा है? फोकस की बात करें तो कौन सा है? और एक्सप्रेशन की बात करें तो कौन सा है? ठीक है, अब सोच समझ के पहले जवाब दो, फिर अपन बात करेंगे। हाँ भाई, बेस ऑफ फॉर्मेशन, देखो पहले मुझे दिख रहा है कि बेसिस ऑफ फॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो फेयोल बाबा की जो थी ना, वो थी ऑब्जर्वेशन, और टेलर जो है ना वो एक्सपेरिमेंट पे फॉर्मेट करता था प्रिंसिपल को। तो फर्स्ट का बी होना चाहिए, ए का बी। तो ये दो बच गए अपने पास, ये भी नहीं है, अब ये भी नहीं, सेकंड सा आंसर आ जाएगा पर्सपेक्टिव। चलो देखते हैं, एक्सप्रेशन, पर्सपेक्टिव में डाल तो सकते, देखो अपन फोकस की बात करें तो देखो टेलर भैया का जो फोकस था ना वो प्रोडक्टिविटी पे था, सारे प्रिंसिपल उसी के थे, और फेयोल का एडमिनिस्ट्रेशन पे था, तो फोकस में ये सही है, ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये प्रोडक्टिविटी, तो थर्ड का सी ये रहा। ठीक है, एक बार और मैच कर लेते हैं, देखो क्वेश्चन अच्छा है। सेकंड का डी पर्सपेक्टिव, ठीक है, ये टॉप लेवल पे था, शॉप उस पे था। ठीक है, और एक्सप्रेशन की बात करें तो जनरल में परफेक्ट है, सी होना चाहिए आंसर, शी इज दी करेक्ट उत्तर। 14वां सवाल, विच आर द फॉलोइंग आर टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? में से कौन सा टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की? ये है, ये है और ये है, ए बी डी, सी तो वो है फेयोल बाबा।
एबीडी, फर्स्ट ए इज द आंसर। यो, चलो, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फीचर ये लो, ठीक है, रिजेक्ट नहीं होते ये और ये, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन कह सकते हैं। तो एसीडी, एसीडी है क्या वापस? ए तो नहीं है भाई? अगेन द आंसर इज ओके, ठीक है, एसीडी इज द करेक्ट आंसर। चलो, वेल एंड गुड। ओके, तो अब यहां पर आ गई है केस स्टडी, जो लास्ट अपने 5 क्वेश्चन होता है। केस स्टडी समझना पहले कैसा होता है, ठीक है। जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो उनके लिए, जो पिछली वीडियो देख के आए हैं कोई दिक्कत नहीं, पिछली नहीं देखी तो आई बटन में देखना। यह एक प्रॉपर केस स्टडी होती है और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, 16, 17, 18, 19, 20, ये 5 क्वेश्चन एक ही केस स्टडी से। तो पहले पूरी केस स्टडी पढ़ लो, फिर अपन जवाब देंगे, ठीक है। Zenith Production Manufacturing Private Limited recently faced serious quality issue in the production unit. To overcome the problem, the management conducted time and motion study. ठीक है, to find out where the workers are wasting time due to unnecessary movement and fatigue. ठीक है, तो यहाँ पर टाइम स्टडी, मोशन स्टडी की बात की है। They implement the rest interval and redesign the workflow based on method study. Method study भी कर ली इन्होंने। Simultaneously, they revised the wage system by introducing differential wage rate system. ठीक है, तो पूरा फेयोल का अपना लिया इन्होंने। Meanwhile, a worker named Ramesh has complained that he had to take orders from both the production. तो ये हो गया from more than one boss है ना, तो यूनिट कमांड वाला प्रिंसिपल तुम्हारा हो गया, ठीक है, जो वॉयलेट हो रहा है यहाँ पर। HR मैनेजर रिमाइंडेड द टॉप लेवल मैनेजमेंट द इंपॉर्टेंस ऑफ फेयोल प्रिंसिपल, सजेस्टिंग इंप्लीमेंटिंग यूनिटी ऑफ कमांड एंड फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है, तो सारे प्रिंसिपल्स की कहानी की गई है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द यूज ऑफ टाइम एंड मोशन स्टडी इंडिकेट द एप्लीकेशन ऑफ, हाँ भाई, टाइम एंड मोशन स्टडी क्या इंप्लीमेंट कर रहा है? तो यहाँ पर टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट इंप्लीमेंट हो रहा है, तो करेक्ट आंसर वुड बी बी। अगला सवाल, इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्ट इंटरवल रेफर्स टू, सिंपल सवाल, फटीग स्टडी। ठीक है, ये सारे सीयूटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम बेस है। आप पिछले साल सीयूटी पेपर उठा लो तो भी समझ में आ जाएगा। थर्ड, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम हेल्प इन punishing slow workers, motivating all workers, promoting teamwork, rewarding efficient workers। देखो, दोनों दिख रहे हैं आपको, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर एमसीक्यू का एक पॉइंट समझाऊंगा, एमसीक्यू में सही वो है जो सबसे ज्यादा सही है, और यहां पर सबसे ज्यादा सही है वो है रिवॉर्डिंग। क्योंकि कोई भी प्रिंसिपल जब बनता है वो पनिश करने के लिए नहीं बनता, वो रिवॉर्ड देने के लिए बनता है। पनिशमेंट ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। तो यहां मदद की जाती है रिवॉर्ड देने के लिए, कभी पनिश करने के लिए मदद नहीं करता कोई भी प्रिंसिपल, याद रखना है बात। Which principle is violated when Ramesh got orders from two superior? दो सुपीरियर से ऑर्डर आए तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ है रमेश भाई साहब का? दो से, तो यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, अंतिम सवाल, which concept separate planning and execution on shop floor? शॉप फ्लोर पर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का सेपरेशन कौन करता है? तो यहां पर सेपरेशन कौन करता है? सेपरेशन करता है सर फंक्शनल फोरमैनशिप। तो द करेक्ट आंसर वुड बी फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है जी, कितना आसान हो गया। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर जब हमने 12th क्लास में ये चैप्टर पढ़ा था तो लगा था कि बहुत मुश्किल है, पर ये सीयूटी में आने के बाद तो सबसे आसान लग रहा है, क्योंकि हमें चीजों को बस समझना है। तो जनाब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये चैप्टर बहुत आसान है, क्योंकि आपको सिर्फ मतलब समझना होता है, लिखना कहीं पे भी नहीं है। ये फर्क है 12th में और सीयूटी में, इसलिए मैं कहता हूं कि सीयूटी के लिए सेपरेट क्लासेस होनी चाहिए और सीयूटी के लिए अपन तो ले ही रहे, ठीक है। और हाँ, ये जितने जरूरी है उतने ही जरूरी मॉक टेस्ट हैं, तो जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं लिए जाके ले लेना बेटा, बिना इनके नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि लिमिटेड टाइम में सेम सीयूटी वाले क्वेश्चन, वो भी सेम सीबीटी मॉडल, और वो भी उसी पैटर्न पे जो कि एनटीए देने वाला है, सेम वैसा कुछ देना मुश्किल है। और वहां जाके एक बार एक्सपेरिमेंट में देखो गुरु ये यहाँ कैसे किसमें टिक करते फंस जाओगे, तो वो सेम रेप्लिका हमने डिजाइन किया है। जनरल और इंग्लिश के 10-10 लेने हैं तो 349, डोमेन लेना है तो 499, और पांचों लेने हैं तो 799 के साथ 3 ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट भी आते हैं, डेट वगैरह आपको मिल जाएगी। ये चीज याद रखना, हम 10 पे ही फोकस करेंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे हर सब्जेक्ट के, क्योंकि बहुत ज्यादा करने का कोई सेंस नहीं, ठीक है। आपको बस सिस्टम पता होना चाहिए और फील पता होना चाहिए, आपकी रैंकिंग वगैरह सब होती है, तो ध्यान रखें। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।